बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शहजाद और मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। तो आज हमने नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लेक्चर है और उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ना है। देखिए जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, जो कि एग्जीक्यूट होता है तब जब कोई ऑब्जेक्ट उस क्लास का हम क्रिएट करते हैं। जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये फंक्शन मीन्स कि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ ही क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो अ मेंबर फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि आपकी क्लास का फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर की जो ख़ास बात होती है वो ये कि उसका जो नाम होता है उस फंक्शन का, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसका जो नेम होगा वो बिल्कुल सेम क्लास नेम के तौर पे होगा। यानी कि जो क्लास का नेम होगा कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होगा। क्लास टेस्ट एग्जांपल देखते हैं तो हमने एक क्लास का नाम रखा टेस्ट, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंट एन एक डाटा मेंबर हो गया। इसको प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप इसका प्राइवेट होता है तो मैंने नहीं लिखा हुआ, खैर एग्जांपल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टेस्ट एक क्लास है और पब्लिक टेस्ट आगे मैंने फंक्शन के पैरेंथेसिस लगा दिए। तो यहाँ पर ये देखें, क्लास का नेम भी टेस्ट, फंक्शन का नेम भी टेस्ट। इसके अंदर हमने डाटा मेंबर को क्या कर दी, कोई इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि इसका नेम जो है वो सेम है जो कि क्लास का नेम है। जो क्लास का नेम है वही यहाँ पर फंक्शन का नेम है। तो ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास के नेम से सेम हो जाता है, उसी की तरह ही हो जाता है, वह उस फंक्शन को आप कहते हो कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लास का एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकें। क्योंकि ये एक फंक्शन होता है तो आपको पता है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंट उसमें पैरामीटर्स भी आप दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं। यानी कि टेस्ट यहाँ पैरेंथेसिस में आप कोई वैल्यूज़ भी दे सकते हैं जो कि एन को यहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर उस कंस्ट्रक्टर को हमें ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ वहाँ पर वैल्यूज़ भी देनी पड़ती है। वो हम आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर मैं आपको साथ बता दूंगा। तो टेस्ट जो कंस्ट्रक्टर है इस वक्त ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये आपके डाटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू दे सकता है। अच्छा, इसको हम ज़रूरी नहीं इसी तरह से लिखें, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, वो हम प्रोग्राम के अंदर ही देखेंगे। तो फिलहाल हम दो से तीन बातें इसके बारे में कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह बाकी तमाम फंक्शंस को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो बिल्कुल सेम होता है जिस तरह क्लास का नेम होता है। और एक दूसरी जो थर्ड चीज़ है वो ये कि कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनको कोई इनिशियल वैल्यूज़ देने के लिए। अच्छा जी, अब हम ज़रा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे और उसमें देखते हैं कि हमने प्रोग्राम की बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, आप सबको पता है कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने टाइप करना होता है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, तो वो आप रिपीट भी कर सकते हैं मेरे साथ। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारी एक हेडर फाइल है। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्लास क्रिएट करेंगे जो क्लास है। तो क्लास का नाम हम कर देते हैं कोई भी रख दे, चले यही टेस्ट रख देते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल जो है ना वो पढ़नी है। या हम एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। काउंटर मतलब वो काउंट करेगा। काउंटर की एक क्लास बना रहा हूँ मैं,
जो कि चीज़ों को काउंट करने के लिए, थिंग्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। क्लास एक काउंटर है, इसके अंदर एक काउंट वेरिएबल भी बनाते हैं हम। अब देखिए काउंटर में मैंने सी कैपिटल रखा हुआ है, तो काउंटर मैं ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ इसको मैं प्राइवेट रखूँगा, प्राइवेट इंट काउंट। ये एक डाटा मेंबर हो गया। पब्लिक, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उस कंस्ट्रक्टर का हम नाम रखते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर, डेफिनेटली वही क्लास का नेम होगा, तो काउंटर। अब क्योंकि ये डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है तो काउंट इज इक्वल टू 0, काउंटिंग स्टार्ट करेगा वो 0 से। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन हम बना लेते हैं कि इंट इंक्रीमेंट या इंक्रीज काउंट, ये नाम है, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया है, तो ये आप इंक्रीज काउंट का मतलब काउंटिंग में इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर आप कर सकते हैं काउंट प्लस प्लस, और उसके बाद रिटर्न भी कर सकते हैं आप, रिटर्न काउंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट का तो आपको पता ही होगा कि किस लिए ये इस्तेमाल होती है। ओके, यहाँ पर एक फंक्शन हम वैल्यू गेट करने के लिए, अभी मैं इसको रिटर्न नहीं कराता, जस्ट इंक्रीमेंट कराता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं एक गेट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, इंट गेट काउंट। मतलब गेट काउंट क्या करेगा, गेट काउंट ये करेगा कि जो काउंट की वैल्यू हो चुकी होगी ना, वो किसी भी वक्त आप उसको गेट करके यानी कि देख सकते हैं कि कितना हो चुका है। गेट काउंट जी, गेट काउंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न काउंट करेगा वो आपको, रिटर्न काउंट, वो वैल्यू आपको देगा काउंट की। यहाँ पर हम काउंट नहीं लिखते क्योंकि उसको हमने अलग से फंक्शन बना दिया। अच्छा जी, तो ये क्लास 1 की काउंटर क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ होगा। ये उसका क्या हो गया, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, उसका मैं कमेंट में लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम एक बनाते हैं इंट मेन फंक्शन, जिसके अंदर इस क्लास को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उस क्लास का हम बजा देते हैं ऑब्जेक्ट काउंटर का, काउंटर C1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और C2 भी क्या बना लिया हमने, एक सॉरी डॉट लगा दिया, तो कॉमा के साथ आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे C2। ये हमारे पास क्या हो गया, दो इस वक्त ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, C1 C2 काउंटर क्लास के। अब C1 C2 की अगर हम वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो देखते हैं C1 डॉट, अब इसके सारे वो फंक्शन आ गए हैं, गेट काउंट। मैं वैल्यू अभी चेक करना चाह रहा हूँ कि C1 की वैल्यू कितनी है, ठीक हो गया। और उसको मैं यहाँ पर या तो डायरेक्ट C आउट के सामने लिखूँ ताकि वो जो भी वैल्यू वो आपको रिटर्न करे ना, ये आउटपुट में आ जाए। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर का नेम दे देते हैं कंस्ट्रक्टर। देख लें आप, यहाँ पर वैल्यू जो मिली है वो 0 मिली है। क्यों, क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट मैंने बात की थी कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही C1 क्रिएट हुआ तो वो काउंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। जब वो एग्जीक्यूट हुआ उसने उस काउंट वैल्यू, काउंट डाटा मेंबर की वैल्यू 0 पे सेट कर दी। तो इसका मतलब देखिए ना, ये पहले हम बात कर चुके हैं कि ये जो डाटा मेंबर, जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना, ये तकरीबन हर एक ऑब्जेक्ट के होते हैं। C1 की भी ये ऊपर क्लास वाली हर एक चीज़ C1 की भी होगी, हर एक चीज़ C2 की भी, यानी कि C1 का अपना काउंट वेरिएबल होगा, C2 का अपना काउंट वेरिएबल होगा, और C2 के अपने ये फंक्शन होंगे और C1 के भी अपने ये फंक्शन होंगे। तो C1 का कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये C1 मेमोरी में क्रिएट होगा।
तो इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। जब वो एग्जीक्यूट हो, आप देख सकते हैं हमने ये काउंटर फंक्शन कॉल कहीं नहीं किया, लेकिन जो हमने गेट फंक्शन बनाया, इस गेट फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, उसमें जो भी अच्छा, मैं बिल फर्ज आपको समझाने के लिए मैं इसको 10 कर देता हूँ। आप कहेंगे 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है। अब मैं इसको 10 करता हूँ तो देखते हैं कि ये फंक्शन चला। ये देखिए आपके पास इस वक्त 10 नज़र आ रहा है, वैल्यू आंसर 10 आ गया। 10 क्यों आया है? क्योंकि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और उस वो जो वैल्यू होती है उस वेरिएबल की वो सेट कर देता है। ठीक हो गया। अब ये हर एक डाटा मेंबर को ऐसे ही करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने C2 किया तो C2 डॉट गेट भी हम अगर करेंगे तो सी आउट इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें आउटपुट पे नजर आए। C2 डॉट गेट फंक्शन गेट काउंट, तो ये करेंगे तो क्योंकि एंड लाइन नहीं किया हुआ एक ही लाइन में आएगा, तो हम क्या कर देते हैं इसको, यहां पर मैं लिख देता हूं सी आउट एंडर। देख सकते हैं आप दोनों वैल्यूज आई हैं 10 10, क्योंकि दोनों के कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं। दोनों के कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मकसद क्या हुआ कि पहला ऑब्जेक्ट C1 इसका अपना काउंट वेरिएबल होगा। जैसे C1 क्रिएट होगा तो ये उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, वो उसके डाटा मेंबर जो काउंट है उसको वैल्यू वो 10 दे देगा। जैसे ही फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको कंस्ट्रक्टर उसका चलेगा और उसकी वैल्यू भी क्या कर देगा 10। अब आगे आपने क्या किया, सिंपल एक काम किया कि आपने वैल्यू गेट की, इंक्रीमेंट नहीं किया, जस्ट गेट की। गेट करने के बाद गेट में आपको वही वैल्यूज मिलेगी जो कि कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज करवाई हैं। अब आप इस फंक्शन का रोल देखना चाहते हैं कि ये जो हमने इंक्रीमेंट का बनाया इस ये क्या करेगा, ये आपके काउंट में एक का इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा C1 डॉट इंक्रीमेंट काउंट, उसके बाद आपने फिर यही कोड कॉपी किया, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखें क्या होता है, पहले 10 फिर 10, पहले तो ये वो पहले वाली आउटपुट हो गई, आगे एंड लाइन नहीं हुई, एक ही लाइन में 11 आ गई। चले इसको एंड लाइन भी हम कर देते हैं कि यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट से पहले भी क्या हो जाए, लाइन एंड हो जाए। इसके एंड पे लगा देता हूँ मैं एंडल 10 10। अब अगर मैं यहाँ से समझाऊँ आपको तो C1 क्रिएट हुआ, C1 का काउंट 10 पे सेट हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। C2 क्रिएट हुआ, C2 का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद दोनों की वैल्यू 10 10 हो गई। फिर हमने उनको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद जो है फिर हमने सिर्फ C1 के अंदर वैल्यू क्या की है, इंक्रीमेंट किया है। तो C1 की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करने के लिए हमने ये देखिए, तो C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट जब करेंगे तो उसका इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा और उसकी वैल्यू C1 की पहले 10 थी तो अब क्या हो गई है, 11 हो गई है। हमने C2 का इंक्रीमेंट नहीं किया इसलिए वो C2 क्या है, 10 ही है। आप C2 के साथ भी यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उनको कॉल करना पड़ता है और जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तभी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही क्या होता है, उनका फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का अपोजिट समझ लें, डिस्ट्रक्टर। वो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए जी कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक और चीज़, हम इसी कंस्ट्रक्टर को पहले ना डिफरेंट वे में थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। ये तो हमने देखा कि हम इसकी बॉडी को एम्प्टी भी रख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं कॉलन और आगे हम ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम यहाँ की बजाय यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहाँ दे देते हैं काउंट, इसको हमने दे दिया 10। ये देखें, ये बॉडी इसकी क्या है, एम्प्टी है। तो हम उसके सामने एक इनिशियलाइजर की लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक एरर आ गया कि
सेमीकोलन की मिस्टेक थी, सेमीकोलन नहीं आना था वहाँ पर, तो ये सेमीकोलन ख़त्म किया वहाँ से। ख़त्म करने के बाद जो है ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, वही वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब आप अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ से वो वैल्यूज़ क्या है आपको ये सामने ही आपने डाटा मेंबर दे दिया, यानी कि वो डाटा मेंबर जो आपने इक्वल टू के बॉडी के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ आपने सामने दे दिया। इसी तरह अगर डाटा मेंबर आपके दो होंगे तो यहाँ कॉमा लगाकर आप दूसरा भी उसी तरह ब्रैकेट में उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। तो ये दूसरा तरीका होता है कंस्ट्रक्टर को लिखने का, और पहले वाला तरीका भी। तो मोस्टली जो ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होता है वो ये वाला मेथड यूज़ होता है कि बॉडी को, कंस्ट्रक्टर की बॉडी को एम्प्टी रखा जाता है और उनको पैरामीटराइज्ड वे के थ्रू, यानी कि पैरामीटर्स के थ्रू जो है ना वैल्यूज़ दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल होगी कंस्ट्रक्टर की वो इसी तरह होगी कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। ये सिंपल कंस्ट्रक्टर जो है ना, सिंपल बॉडी के अंदर वैल्यूज़ हम नहीं देंगे, तो लिहाजा इसको समझ लेना है अच्छे से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। सिंपल हमने ये किया है कि जो चीज़ हम इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे लिख रहे थे वो चीज़ हमने उसके सामने कॉलन लगा के, कंस्ट्रक्टर के सामने कॉलन लगा के वही डाटा मेंबर लिखा, और इस डाटा मेंबर को जो वैल्यू देनी है पैरेंथेसिस में वो वैल्यू लिख दी। वहाँ यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल के साथ वैल्यू, काउंटर इज इक्वल टू 10, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो ऊपर जो है हम अगर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ चीज़ तो हम काउंट ही यूज़ कर रहे हैं, सॉरी काउंट है तो काउंट ही यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर काउंट ही है सेम। यहाँ पर हमने समझ लें कि इस इक्वल को रिप्लेस कर दिया इन पैरेंथेसिस से, और जो वैल्यू थी वो इन पैरेंथेसिस में दे दी। जब आपने काउंटर के सामने बिल्कुल उसकी क्या करनी होती है, एक इनिशियलाइज़र लिस्ट बनानी होती है। इसी तरह आप कॉमा लगा के दूसरा डाटा मेंबर देंगे, फिर तीसरा देंगे, फिर चौथा देंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए फिर यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे और आगे उनको वैल्यू। ये मैं एग्जांपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होगा ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा। फिलहाल तो यह देखें कि आपने बस इक्वल को रिप्लेस कर देना है पैरेंथेसिस से और उसके सामने लिख देना है, तो वो उसका इनिशियलाइज़र जो है ना वो वहाँ तक चला जाएगा, और बॉडी को आप क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। ठीक हो गया, ये एम्प्टी बॉडी होगी। ये दूसरा मेथड होता है कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का। ठीक है। एक चीज़ और होती है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी एक फंक्शन होता है। जिस तरह काउंटर एक फंक्शन है वो भी एक मीन्स के जिस तरह कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है एज अ क्लास नेम, डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम होता है एज अ क्लास नेम। फ़र्क क्या है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब जब कोई चीज़ मेमोरी में क्रिएट होती है तो एक टाइम पे आके वो वहाँ से डिस्ट्रॉय भी होती है, ख़त्म भी होती है। तो जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो उस वक्त उसका डिस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए अगर हम डिस्ट्रक्टर बनाएं, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। डिस्ट्रक्टर के लिए आप जो है ये सिंबल यूज़ करते हैं नॉट का, और साथ वही आ जाता है काउंटर। ठीक हो गया। इसके अंदर हम आगे क्या देंगे, मैसेज, सिंपल सी आउट में मैसेज दे देते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड के बाद बस ये एक ही मैसेज दे देते हैं, एंड लाइन कर देते हैं। इसको कॉल नहीं करेंगे हम, इसको कॉल नहीं करेंगे, बस सिंपल आपने ये देखना होगा कि प्रोग्राम के एंड पे होता क्या है। सॉरी, सिंबल गलत लगा दिए हमने, तो यहाँ पर ये सिंबल यूज़ होंगे। अब देखते हैं, आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली जो दो लाइंस हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 2 टाइम ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड डिस्प्ले हुआ। रीज़न क्या है, मैंने कहा कि ये डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अब आपके क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2 C1 एंड C2, तो C1 एंड C2 हैं। C1 C2 मेमोरी में जब क्रिएट हुए तो उनका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उस कंस्ट्रक्टर ने जो उनको इनिशियल वैल्यूज़ दी वो हो गई।
डिस्ट्रक्टर ने क्या किया, डिस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो डिस्ट्रक्टर के लिए भी वो ये होता है कि जैसे ही मेमोरी से वो उन ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म किया जाता है, उन ऑब्जेक्ट्स से मेमोरी वापस ली जाती है, तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, जैसे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हुए, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसकी ये दो लाइंस क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में ये फ़र्क है। तो बाकी सारा कुछ सेम नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ पहले ये सिंबल जो है ना, ये आपने निगेशन सिंबल यहाँ लगा देना है, तो इससे वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टर बन जाता है। ये कब कॉल होता है, जब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि मेमोरी से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, डिलीट किया जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मेमोरी से, मेन मेमोरी रैम से डिलीट होंगे तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस डिस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपने कोड लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई रिपीट कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर, लास्ट में हम इसको सम अप करते हैं और ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का जो तब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब उसका उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा मेंबर फंक्शन होता है उस क्लास का जो तब जाके एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ये तो दोनों का फ़र्क आपको समझ आ गया। अब जो एक और चीज़, जो कि दोनों का जो नेम होता है वो सेम एज क्लास नेम होता है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखना आपने। अगर क्लास के नेम में पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो आप यहाँ पर भी कैपिटल ही रखेंगे, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, सही तरह से एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ख्याल करना है इन चीज़ों का। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने जो है ना मुझसे कमेंट में पूछ लेनी है। चलिए जी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस एग्ज़ाम्पल को ज़रूर आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है यही एग्जांपल, आप कंस्ट्रक्टर की कोई और एग्जांपल जो है ना, जो हम पहले प्रोग्राम पढ़ रहे थे, आप उसका भी कोई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और उसको वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।